अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 18 है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी। आज मजीद उसके अंदर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सीखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। एमएल इनइक्वालिटी क्या होती है, काशेस फंडामेंटल थ्योरम और काशे-गॉर्सेट थ्योरम, ये हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कंटूर इंटीग्रल क्या होता है। जी, द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, ये जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल होता है किसी कर्व के अलोंग, उसको हम कंटूर इंटीग्रल भी बोलते हैं। अब कंटूर या कंटूर ये क्या था, ये हमने ऑलरेडी एक प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक पीस वाइज एक ऐसी कर्व होती है जो पीस वाइज भी होती है, सिंपल भी होती है और क्लोज्ड भी होती है, उसको हम कंटूर का नाम देते हैं। तो किसी कंटूर के अलोंग या किसी कर्व सी के अलोंग जो इंटीग्रल है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का, उसको हम कंटूर इंटीग्रल का नाम देते हैं। फर्दर इसमें एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, इवैल्यूएशन ऑफ कंटूर इंटीग्रल से रिलेटेड, कि एक फंक्शन आपके पास है जो कंटिन्यूअस है किसी स्मूथ कर्व सी के ऊपर, और इसको आपने इसके लिए पैरामीटराइजेशन डिफाइन की हुई है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर x एंड y आर फंक्शंस ऑफ t वेरिएबल। तो ये जो f ऑफ z होगा, इसका ये जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है, इसको इवेलुएट करने का तरीकेकार ये होगा कि ये जो t की लिमिटेशंस हैं फ्रॉम a टू b, ये आप इंटीग्रल की लिमिट्स के तौर पर यूज करेंगे और z को आप रिप्लेस कर देंगे z ऑफ t से, और जो dz होगा उसको आप डिफाइन करेंगे z प्राइम ऑफ t dt से। ठीक है, तो ये इसको फाइंड आउट करने का तरीकेकार है। एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है, जबकि c की पैरामीटराइजेशन दी हुई है z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा टी स्क्वायर। अब ये ऊपर जो फार्मूला दिया हुआ है इसको हमने इस्तेमाल करना है, तो हमें पहले z का डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। पहले हम फंक्शन आपको दिया हुआ है f ऑफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। इसमें हमने z को रिप्लेस कर दिया z ऑफ t के साथ, और z कॉन्जुगेट को हमने रिप्लेस किया, z की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया 3t प्लस आयोटा टी स्क्वायर। इसका कॉन्जुगेट ओपन करेंगे तो 3t माइनस आयोटा टी स्क्वायर बन जाएगा। और जब हम z का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो z प्राइम आपके पास इक्वल आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा टी। ये सारी वैल्यूज ऊपर जो फार्मूला दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें t की वेरिएशन दी हुई थी कि t बिलोंग्स टू -1 to 4 क्लोज्ड इंटरवल, तो इसीलिए मैंने लोअर लिमिट -1 ली, अपर लिमिट 4 ले ली। z कंजुगेट की वैल्यू आ गई, यहाँ पर z प्राइम की वैल्यू आ गई। इनको मल्टीप्लाई करके हमने सिंप्लीफाई करके एवेलुएट कर लिया, तो ये आपके पास इस इंटीग्रेशन की डेफिनेट वैल्यू 195 प्लस 65 आयोटा निकल आई। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये जो सिंबल होता है, एक तो जस्ट ये है, इसको हम लाइन इंटीग्रल की नोटेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सर्कल बना देने का मतलब ये होता है कि ये क्लोज्ड कर्व के अलोंग इंटीग्रल है। जो आप इंटीग्रल इवेलुएट कर रहे हैं ये अलोंग क्लोज्ड कर्व है। तो अब आपने इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है, और पैरामीटराइजेशन दी हुई है x इज इक्वल टू कॉस टी और y इज इक्वल टू साइन टी। अभी आपको पता है कि z को आप कैसे लिखेंगे, पहले आप x लेते हैं तो वो cos t आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद प्लस आयोटा लिखेंगे, और साथ में आप y की वैल्यू दैट इज साइन t आ जाएगा। तो इसको आप राइट कर सकते हैं, cos t प्लस आयोटा साइन t को राइट कर सकते हैं e रेज टू पावर आयोटा t के तौर पे। तो ये आपके पास z की वैल्यू निकल आई है। अब यहाँ से अगर आप z प्राइम निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं,
तो वो आ जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा टी का डेरिवेटिव, ई रेज टू पावर आयोटा टी, पावर का अगेन लेंगे तो टी का 1 हो जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा। तो वही फार्मूला या तरीकेकार है कि सबसे पहले आपने फंक्शन में z को रिप्लेस कर दिया आयोटा टी के साथ, ई रेज टू पावर आयोटा टी। ये z प्राइम की वैल्यू आ गई, ये दोनों जो है कैंसल आउट होंगे, और ये जो आयोटा है इसको आप ओपन कर लें और बाकी 1 का इंटीग्रल लेंगे तो वो 2 पाई माइनस 0 आएगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा। जी नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर इंटीग्रल। हम सपोज कर लेते हैं कि फंक्शंस हमारे पास हैं एफ और जी फंक्शंस हैं और कंटिन्यूअस हैं किसी डोमेन डी के अंदर, और सी इज अ स्मूथ कर्व लाइंग एंटायरली इन डी। मतलब ये है कि डी आपके पास कोई भी एक डोमेन है और सी उसके अंदर कोई कर्व है, ये कर्व सी जो है क्लोज्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो ये सी इस एंटायरली मतलब मुकम्मल तौर पर डी के अंदर लाई करती है। तो अब यहां पर ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने ऑलरेडी डेफिनेट इंटीग्रल के लिए स्टडी की हुई हैं कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको आप आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल ले आएंगे, और अगर दो फंक्शंस का सम होगा तो उन दोनों का इंटीग्रल आप सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह ये मिसाल के तौर पे ये एक कर्व है, ये कर्व है C1 और ये इसका दूसरा पोर्शन है C2, मतलब ये C1 है और ये कर्व है C2। मतलब ये टोटल आप कह दें तो ऐसी कर्व है जो दो कर्व्स का सम है। C is a curve that is sum of two curves C1 and C2। तो अगर आपने C के लॉन्ग इंटीग्रल फाइंड आउट करना हो तो वो इंटीग्रल इक्वल होगा C1 के लॉन्ग इंटीग्रल प्लस C2 के लॉन्ग इंटीग्रल। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह जब आप एक कर्व का इंटीग्रल लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये कर्व है C, तो जब आप इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसी कर्व को लेंगे तो हम उसको -c का नाम देंगे। ये C कर्व है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -c आ जाएगी। तो -c कर्व के अलोंग जो इंटीग्रल होगा वो C के अलोंग कर्व के इंटीग्रल का नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव C डिनोट्स द कर्व हैविंग द ऑपोजिट ओरिएंटेशन।